Hello students, welcome to my online class and my name is Prakash Sharma and let's go for study. And today's topic is relation between electric field intensity and potential gradient. आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज हम लोगों का टॉपिक ये है। इससे पहले हमने आप लोगों को जो है डिस्कस करके बता भी दिया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने ये आपको बताया था कि किसी भी कि इंक्रीजमेंट क्या होती है डिस्टेंस के रिलेटिव, किसी भी डिस्टेंस के रिलेटिव क्या होता है पोटेंशियल की वैल्यू लगातार क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे किसी चीज मतलब दूरी के सापेक्ष जो डिक्रीजमेंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में उसी को उसका हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं। तो आज हम उसी पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में रिलेशन निकालेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ में क्या रिलेशन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले जान लीजिएगा फिर से, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को डिस्क्राइब करके बता दिया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है द डिक्रीजमेंट इन द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिस्टेंस इज कॉल्ड अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिक्रीजमेंट होता है ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ द डिस्टेंस, वही जो है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो आइए आज हम लोग आगे उसी के बाद में पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, रिलेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब इसके लिए रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग ने माना लेट अस 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी एंड सेकंड पे बी माइनस डीवी हमने मान लिया दिया गया है, और आपस में दोनों क्या है, एक दूसरे से एट ए मिनिमम डिस्टेंस dr डिस्टेंस पे एक दूसरे से वो रखे हुए हैं, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लगी हुई उसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर दी गई है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है इधर की ओर है। और हमने मान लिया कि जो पॉइंट बी है इस पे क्या एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 रखा हुआ है। इतनी चीजें हम लोगों ने मान लिया। तो हमें क्या करना, उस कंडीशन में इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उनके बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो भाई सीधी बात, एक बात ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और एक पहले से कोई चार्ज विद्यमान है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देन भाई इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके वजह से क्या होगा, एक के ऊपर जो है एक फोर्स कार्य करेगा। वो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, वो वाला फोर्स हमारा हो जाएगा F = EQ0। क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या, इतनी बात समझ में आ गई। मन चाहे आप ऐसे लिख भी सकते हैं, लेट 2 points A and B whose electric potentials are V and V minus dV are situated at a small distance dr in a uniform electric field। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। हमने देखिए स्टेटमेंट लिख दिया कि क्या मान लेते हैं, 2 पॉइंट्स ए एंड बी जिनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक में भी दिया गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है उनकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इस पे हमने माना V है और इस पे कितनी होगी, V माइनस dV दिया गया है, और ये आपस में क्या है, एट ए स्मॉल डिस्टेंस dr के ऊपर रखे हुए हैं। क्लियर बात समझ। और हमने मान लिया लेट अस अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 इज प्लेस्ड इन ए पॉइंट ऑन ए पॉइंट B। पॉइंट बी पे क्या है, एक जो है टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो इस कंडीशन में देन द
फोर्स experienced on test charge Q0 due to uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ई इंटू Q0 होगा। देखिए मेरी बात समझिए भाई, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जब चार्ज एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या होगा, एक फोर्स कार्य करेगा। जो कूलाम जी ने बताया था, कोई भी अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेकर जाते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर जो है एक फोर्स ऑटोमेटिकली कार्य करने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स कार्य करेगा जिसको सदैव क्या करेगा, हमेशा, चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी पार्ट है, ये भी पार्ट, हमेशा क्या करेगा, उसे अपने रिपेल करने का प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा, रिपेल करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना, तो वो फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा वो F इक्वल टू ई क्यू लगेगा, ई क्यू 0 लग जाएगा। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको हमेशा इधर की ओर लाने की प्रयास करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम जो फोर्स लगेगा वो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें Q0 को क्या करना है, इधर से इधर की ओर लेकर के आना है भाई। तभी इस Q जो भाई ये इसको फोर्स लगा रहा है, इस इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। उस फोर्स की वजह से ये Q0 क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन है कि इस Q0 को उठा करके हमें यहाँ पर लेकर के चले आना है। तो जब किसी भी टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आएंगे किसी भी डिस्टेंस में, तो हमें क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उसी वर्क जो करना पड़ता है वही जो हमारा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्टली करके निकाल लेंगे। तो लिखो क्या, नाउ डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट, द वर्क डन to move the test charge Q from A to B। भाई देखिए, सॉरी, B to A, क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को हमें B से A तक लाने में जो किया गया कार्य हमारा होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे तो जो हमारा फोर्स लगता है ये हो जाएगा, फोर्स F हो जाएगा, और इसके साथ डिस्टेंस क्या देखिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, ई से इसको हम मतलब ई के अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, माइनस का dr हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, हम f की वैल्यू रख देंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E इक्वल टू ई क्यू 0 इंटू माइनस का dr हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, dw की, ये बन गया हमारा अगला इक्वेशन। इतनी बार स्टूडेंट समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्या करेंगे भाई, फोर्स निकालेंगे, वर्क निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अब इस Q0 को अगर इधर की ओर ले आए, हम इस Q0 को इधर की ओर ले आएंगे तो dw अपॉन Q0 क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, इक्वल टू इधर हमारी वैल्यू कितनी बच गई, केवल हमारा बचेगा E इंटू dr। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या मान लेते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन बन गया dw अपॉन Q0, और dw अपॉन Q0 क्या होता है, किसी भी यूनिट टेस्ट पार्टिकल चार्ज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया वर्क डन होता है, वही हमारा क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस dw अपॉन Q0 के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस राइट कर देंगे। क्या राइट कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस राइट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको इरेज किए दे रहा हूँ, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, तो चलिए इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक, but the definition of
पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा ये होती थी भाई, उसको यहां से लेकर के आएंगे तो उस कंडीशन में जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो v माइनस dv, ये भाई यहां से लेकर के आ रहे हैं तो इसका होगा और माइनस इसका होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, dw अपॉन q0 के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई नहीं सॉरी, vab होगा, vab नहीं VBA होगा। क्या होगा? VBA, क्योंकि V से A की ओर लेकर आना तो VBA हो जाएगा। और VBA मतलब फाइनल तो इसका V है, V माइनस इससे क्या कर देंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, V माइनस DV, और इसका इधर वैल्यू कितनी रहेगी, dw अपॉन Q0। ये आ गया मान इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो V माइनस V और माइनस माइनस प्लस DV इसका कितनी वैल्यू आ जाएगी, dw अपॉन Q0। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से DV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dw अपॉन Q0। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से स्टूडेंट ध्यान से देखिए कि यहाँ भी dw अपॉन Q0 दिया गया, यहाँ भी dw अपॉन Q0 दिया गया है, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से आप क्या देख पा रहे हो, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से आप देख पा रहे हैं कि जब dw अपॉन Q0 dw अपॉन Q ये दोनों एक ही चीज है तो सीधी बात क्या होगी, dv और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, dv इक्वल टू क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस e इंटू dr मिल जाएगी, और इस dr को इधर नीचे की ओर ले आएंगे तो dv अपॉन dr वो भी निगेटिव में, वो किसके इक्वल हो जाएगा, e के हो जाएगा। तो यही क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो ये बात क्या निकल के आ गई, यही तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यही क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यही होता है कि जो है किसी भी डिस्टेंस के रिलेटिव उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जितना डिक्रीजमेंट होता है उसी को उसका हम क्या कर देते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह देते हैं, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है। माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो डिक्रीज होता चला जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? तो यही जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रिलेशन होता है कि जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के सदैव क्या होती है, नेगेटिव के इक्वल होती है। इससे कई सारे आपके क्वेश्चन लगेंगे, आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर रहती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक है इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और वो टॉपिक आपका मैं बताने जा रहा हूं। देखिए और मैंने सारी चीजें इसके बारे में बता दिया है। अब एक लास्ट टॉपिक आपका जो होता है टॉर्क के बारे में बता रहा हूं। लास्ट टॉपिक जो आपका है वो ये है कि उस कंडीशन में जो है किया गया वर्क क्या होगा, व्हाट इज द वर्क डन by the electric dipole to move in a uniform electric field। मतलब कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखिए हेडिंग में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब ये इसमें ये निकालना है कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, मतलब उसको एक एंगल से दूसरे एंगल में मूव करने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है, यही हमें इसमें निकालना है। तो आइए शुरू कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाएंगे। क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाएंगे। हमने मान लिया ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया गया, और इसमें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इसकी डायरेक्शन इधर की ओर दी गई है। हम मान लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, 2 चार्जेस दिए गए हैं, एक ए जहां पे इसका चार्ज माइनस क्यू है और इधर वाले पे जो है प्लस क्यू ए बी, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस क्यू दिया गया, तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगी, क्यू ई हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, वो 2l दी गई है।
ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको इसके थीटा एंगल से घुमा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ये कोई एक डाइपोल यहाँ पे दिया गया है जिसे क्या कर दिया गया है, इसके थीटा डिग्री एंगल से घुमा दिया गया, मतलब इसको यहाँ से इधर की रोटेट कर दिया गया है, इसको यहाँ से यहाँ की रोटेट कर दिया गया है। ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में हमारा जो बनेगा डाइपोल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से इधर की ओर चला आएगा। तो उस जो एंगल से हम इसको रोटेट करते हैं, तो क्योंकि भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रोटेट करते हैं हम, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें क्या करना होगा, कुछ वर्क करना होगा, और वही वर्क जो है हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये समझाने वाला फिगर हो गया। अब हम एक्चुअल वाला फिगर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां से आ जाएगा बी डैश पर, और ये वाला पॉइंट कहां पे चला जाएगा, ए डैश पर चला जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां से इसको ऊपर एक ऐसे हल्का सा परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है ना। और ये टोटल इनकी डिस्टेंस कितनी दी गई, 2l दी ही गई है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम स्टेटमेंट राइट करेंगे। स्टेटमेंट में क्या राइट कर देंगे, लेट अस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB whose charges are -q and +q is placed in a small distance 2l is placed and angle theta in a uniform electric field and its both charges make a टार्क। क्या बनाते हैं, एक टार्क बनाते हैं जिसको क्या करता है, मूव करने का, घुमाने का, रोटेट करने का प्रयास करता है, जिसको यहाँ से हमें कुछ क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोज में हमें क्या करना पड़ता है, एक जो है कार्य करना पड़ता है। तो उसी कार्य को हमें निकालना है इसमें। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट राइट हो गई, जिसके क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिस्टेंस राइट करेंगे कि ये कितना जो है यहाँ से रोटेट हो रहा है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में रोटेट हो रहा है। तो भाई ये सीधी बात देखो, तो ये थीटा रोटेट हो रहा है, वहां से कितना रोटेट हो रहा है, केवल थीटा रोटेट हो रहा है। कितना रोटेट हो रहा है, जितना वो होगा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम उसमें है और पहले लाइन है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैल्यू कि आखिर वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम, और ये इसका मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से उसको रिमूव किया गया है। ठीक है ना। इधर वाली भी एल हो जाएगी, उधर वाली भी एल हो जाएगी। ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो यहां से यहां तक जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए डैश, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहां से यहां तक आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी डैश। पूरा रोटेट कर दिया हमने। ठीक है ना। और ये डिस्टेंस 2l आप लोग जानते हैं, ये पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट ओ है। ठीक है ना। उससे रोटेट करेंगे तभी हम जान पाएंगे, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। हमको जो है ये वैल्यू चाहिए, ए डैश को पता होनी चाहिए और इधर की ये ओ बी डैश पता होनी चाहिए। यही दो डिस्टेंस जब तक पता नहीं होंगी तब तक जो है हम निकाल नहीं पाएंगे। और यहाँ के इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे छोटा सा। ठीक, डाले दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, हमने ये सबसे पहले स्टार्टिंग में ये माना गया है, देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं हम। इसमें ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB दिया गया जिसकी लंबाई लेंथ क्या है 2l, आवेश +q एंड -q है। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में क्या है, छेद की दिशा के पैरेलल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पहली कंडीशन वो पैरेलल ऐसे रखा हुआ था, बाद में उसको क्या किया जाता है, घुमा करके A डैश B डैश कंडीशन में कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया है, A डैश B डैश कंडीशन में कर दिया गया है। भाई पहले हमारी कंडीशन ये थी, सॉरी ये फिगर उल्टा, ये यहाँ पर A हो गया आएगा, ये AB रखा हुआ था जिसे A डैश B डैश में घुमा करके कर दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना, हमें जो है इनके बीच में किए गए वर्क की गणना करना है, कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इनके बीच का एंगल निकालेंगे। तो भाई देखिए ये O था, ये आपका L हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ ये भी L हो जाएगी। ठीक है ना, ये L हो गई, ये भी L हो गई, और ये आपकी डिस्टेंस दी गई है, इसको देखो निकालेगा। तो यहाँ से क्या फार्मूला निकल के आएगा, cos थीटा की वैल्यू पहले एंगल के लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे और इसके लिए निकालेंगे, तो दोनों सेम आएंगे। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, cos थीटा के लिए पहली बार ये परपेंडिकुलर देखो ध्यान से बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, बेस हमारा हो जाएगा A डैश को
ए डैश ओ अपॉन हाइपोटेनस इसका कितना है वो एल दिया गया है। इसी प्रकार से उधर वाले के लिए ले लेंगे तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगी ओपी डैश अपॉन सॉरी यहाँ पे सी था इधर वाला डी था भाई, परपेंडिकुलर बनाएंगे ना, इधर वाले की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी ओडी और इधर वाली हो जाएगी भाई हाइपोटेनस हमारा एल हो जाएगा। जैसे इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ओसी, ओसी अपॉन एल हो जाएगा। इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा ज्यादा इसी में वो सब हो गया है, ठीक है ना। तो अगर क्लियर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा हम वो किए दे रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। बी से बी डैश पे लेकर गए हैं और यहाँ ए से लेकर के इसको ए डैश पे लाया गया है, ठीक है ना। ये यहाँ से ऐसे आया है इधर की और ये इधर से गया इधर की ओर, ठीक है ना भाई। पैरेलल था उसको हम यहाँ से इधर की ओर लेकर गए हैं, तो उस कंडीशन कितना वर्क करना वो निकालेंगे, ठीक। अब ये हो गई आपकी वैल्यू ए डैश ओ, भाई ए डैश ओ लिखो चाहे एल कर दो। तो यहाँ से ओसी की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, ध्यान से देखोगे ओसी, ये जो ओसी दिया गया है ओसी की वैल्यू यहाँ से इसके निकाल लो तो कितनी आ जाएगी एल कॉस थीटा आ जाएगी, एल कॉस थीटा आ जाएगी। और ओडी से निकालेंगे तो इसके लिए भी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी एल कॉस थीटा, दोनों के लिए आ जाएगी। अब यदि हम मान लें कि अगर इनकी बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाए तो उस कंडीशन में ओसी जो होगी वो ओए के लगभग नियरेस्ट मान सकते नहीं मान सकते, लगभग जो है वो बराबर आ जाएगी, क्या आ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, सॉरी एसी निकालेंगे, हमको एसी चाहिए। तो टोटल तो कितनी आई ओसी हमारी आ गई, यहां से यहां तक कितनी आ गई है एल कॉस थीटा। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा आपका मान, एसी बराबर हो जाएगा आपका एओ माइनस ओसी। और एओ कितनी दी गई है भाई, ये भी ये पूरा आपका ए भी रखा था, ये इतना क्या था ये एल ये भी होगा और यही एल इतना भी होगा, क्योंकि पहले रखा था ये यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आपका दिया गया नहीं आ रहा, देखिए एक बार फिर से हम पूरा क्लियर करके बना दे रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो हो गया है, एकदम छोटा सा इजी सा फिगर बना दे रहे हैं। इसमें क्या किया गया है एक लाइन में बना दे रहा हूँ कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे पहले दिया गया था, ठीक है ना, जो क्षेत्र के पैरेलल रखा गया था। कैसे रखा गया था, क्षेत्र के जिसे क्या किया गया था रोटेट करके घुमा करके क्षेत्र की दिशा से जो है इसको घुमा दिया गया था। ठीक, ये दिया गया था जिसे क्षेत्र की दिशा से जो है घुमा दिया गया था, थीटा एंगल से इसको हमने घुमा दिया था, ऐसे हो गया था और ये यहां से जो है ऐसे चला गया था, ये इधर की ओर चला गया था, ये इधर की ओर आ गया था, ये पॉइंट ए डैश पहुंच गया था, ये ओ हो गया था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था और ये पॉइंट इसका हो गया था बी डैश। इतनी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स की नहीं आ गई, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या कर देंगे, इसके ऊपर एक हम लंब डाल देते जो हमारा सी था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए थे जो हमारा डी हो गया था। समझ इतनी बात आप क्लियर आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। हाँ, जो भी बच्चे आप कमेंट जो भी करना आप तुरंत कमेंट कर दिया करिए, तो उससे बात पता, जैसे अभी आपने कमेंट कर दिया इसमें बता दिया कि सर इसमें जो है ये चीजें प्रॉब्लम हो रही, फिगर नहीं क्लियर आ रहा, तो अब फिगर आपका पूरा क्लियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम एसी निकालेंगे, देखिए ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो 2l ये भी था, मतलब मिडिल पॉइंट आपका ओ ही है, तो एल आपकी ये भी डिस्टेंस होगी और एल आपकी ये भी डिस्टेंस होगी, और इधर से भी देखेंगे तो ये भी आपका इतना एल था और ये भी आपका डाइपोल लिखना, तो उसको घूम जाएगा। तो एसी निकालेंगे तो एओ हमारा टोटल कितना आएगा एल आ जाएगा, और ओसी अभी आपने ऊपर निकाल लिया एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो एल कॉमन कर लोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार से निकालेंगे हम एडी की वैल्यू, इसी प्रकार किसकी वैल्यू निकालेंगे हम बीडी की वैल्यू, बीडी की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो भी हमारा कितना आ जाएगा बीओ माइनस ओडी, वो कर लेंगे तो यहां से भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एल, एल माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी भी वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमने एसी और बीडी निकाल लिया, हमें यही इसमें से क्या करना था याद करना था, क्या करना था। तो इस प्रकार से क्या होगा भाई, अब हम क्या करेंगे चार्ज को लेकर जाएंगे, एक चार्ज को
भाई यहाँ पे हमने माना था इधर हमारा माइनस क्यू चार्ज था, इधर वाले पे हमारा प्लस क्यू चार्ज था, तो इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से ले जाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसको यहाँ से ले यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से इसको इधर से ले जा करके हमें भाई दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन, जितना इधर वर्क करना पड़ेगा उतना ही हमको वर्क उधर करना पड़ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, सो the work done to carry the charge minus q from a to a dash, जो है इसको माइनस क्यू चार्ज को है a से a डैश लाइन यानी हमको कार्य करना पड़ेगा। तो वो वाला कार्य हमारा कितना आ जाएगी वैल्यू, W इक्वल टू वैल्यू हमारा हो जाएगा, भाई फोर्स हमारा क्यू ई लग रहा था, भाई फोर्स जो लगेगा वो क्यू ई तो लगेगा, इधर क्यों लगेगा, उधर क्यू वो लगेगा क्यू ई, और इसकी वैल्यू और हमारा डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में कितना आएगा, AC आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई, AC तो होगा, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट हमारा AC हो जाएगा, वो हमने निकाल लिया है। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी, क्यू ई, एक बार समझ लीजिए डिस्टेंस हमेशा जो होती है भैया, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम डिस्टेंस को मानते हैं। तो पहले यहाँ था, अब बाद में यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस तो इसी ओरिजिन से मापेंगे ना, तो वो कंडीशन ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो वही बात कह दी गई L इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ये हो गया पहले उसके लिए, भाई जितना इसको इधर से इधर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा उतना ही हमको B से B डैश ले जाने में भी कार्य करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इधर वाले की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई, सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली जो है प्लस क्यू चार्ज को जो है B से B डैश ले जाने में इतना ही वर्क करना पड़ेगा, हमने मान लिया W2, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, QE L 1 माइनस cos थीटा, इसका भी आ जाएगा, बस इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों की वैल्यू आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इस लिखोगे क्या, इसके टोटल नेटवर्क क्या निकालेंगे, लिखोगे क्या स्टूडेंट्स, सो द नेटवर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल या बोथ चार्जेस, इधर जो टोटल नेटवर्क हो क्या होगा, दोनों को ऐड करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, इसके लिए भी वैल्यू हमारी इतनी आई थी भाई, देखो दोनों में सेम है, क्यू ई एल, देखो मैं लिखे दे रहा हूँ, क्यू ई एल 1 माइनस cos थीटा पहले के लिए हो गया, और इतनी ही वैल्यू जो है दूसरे के लिए भी आ रही है 1 माइनस cos थीटा। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दोनों क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें केवल क्या होता है, साइन अपोजिट होते हैं, बाकी चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। तो भाई जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स उधर लगेगा, और चूंकि फोर्स में हमने पहले बता दिया कि इसमें जो है डायरेक्शन की वो नहीं लेते हैं, इसलिए देखो इनमें हमने साइन नहीं लेते थे, दोनों मान क्या जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चूंकि कांस्टेंट होता है इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर और कोई वेक्टर क्वांटिटी लेते तो उसमें प्लस माइनस को हम शो करके दिखाते, लेकिन चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा हर जगह कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी वेरिएबल नहीं होगा, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू हमारी कितनी जाएगी, 2QEL इंटू 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अब यहाँ से इसको ध्यान से देखोगे आप, तो ये W इक्वल टू इसको हम ये भी ले सकते हैं, E इंटू ठीक है स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या सकते हैं, E इंटू इसको Q इंटू 2L 1 माइनस cos थीटा भी राइट कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि Q इंटू 2L क्या होता है, उसका हो जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा। तो उस कंडीशन में किया गया जो वर्क होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, वो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी PE 1 माइनस
cos थीटा। यही जो है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में घुमाने में किया गया वर्क होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब देखिए कुछ केस बताए दे रहा हूं, केस समझ लीजिए। केस आपकी ये है, जैसे केस पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि यदि मान लो कि थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके मान हमारे निकलते चले आ सकते हैं। जनरली यहीं से भी एक सिंपल फार्मूला ये भी निकाला गया था, ठीक। यहीं से ध्यान से देखो तो टाउ इक्वल टू आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था पीई, तो वहां से करके भी निकालें। और इसी से अगर इन यूनिवर्सल फॉर्म में लिख देंगे, इन यूनिवर्सल, अगर यूनिवर्सल फार्मूला बना लेंगे तो इसके स्थान पे हम कोई वैल्यू रख देते हैं। तो W इक्वल टू पीई बाई कॉस, इसको ये 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस 0 की होती है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये हमने पहले पैरेलल रख दिया था तभी ये 0 हुआ था। अगर पैरेलल न मान करके किसी पहले ही मान लो किसी थीटा डिग्री एंगल पे रखा होगा थीटा 1 पे, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 1 राइट कर सकते हैं। और इधर वाले के स्थान पर इसको काट थीटा 2 कर सकते हैं। तो आपके बुक में जो है कई तरह की देखो, इस एक क्वेश्चन एक डेरिवेशन को सॉल्व करने की 2 या 3 मेथड्स हैं, तो आप किसी भी उससे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यूनिवर्सल में आपका जो दूसरा फार्मूला वो ये भी आ जाता है। देखिए मैंने कई बताया, इसको जो है आप डॉट के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया फार्मूला यूनिवर्सल में, जहां पे अगर पहला कोई एंगल दिया गया तो ये रख सकते हैं, और उसके बाद दूसरी कंडीशन उसको किस एंगल से दूसरे एंगल लेकर से, मान लीजिए पहले 30 दिया गया था, 30 से उसको 45 डिग्री में क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया, मूव करवा दिया गया है, तो कितना वर्क किया जाएगा, तो इस फार्मूले में रख करके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही जो है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए जो है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को मूव करने के लिए वर्क के बराबर होता है। समझ में आगे बात स्टूडेंट? तो ये था आपके आज के 2 टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट, और आज आपका जो लास्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक आपका जो है बहुत इजी टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ उसी को आपको इसमें निकाल के ज्ञात करना है। लास्ट टॉपिक आपका इसमें ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आपका लास्ट टॉपिक है इसमें। लास्ट टॉपिक आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सरफेस, ये लास्ट टॉपिक है आपका। देखिए स्टूडेंट, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सीधे इक्वि मतलब बराबर, पोटेंशियल मतलब विभवांतर जो हमारा विभव होता है, और सरफेस मतलब कोई भी पृष्ठ। देखिए जितनी हेडिंग्स में ही डिफिनीशन छिपी होती है, उसी को मैं यहाँ पर बताया, मतलब कि कोई एक ऐसा सरफेस, देखिए डिफिनीशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की, कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर जितने भी पॉइंट दिए जाते हैं उसमें प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा इक्वल हो जाए। मतलब कि एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, इक्वल होता है, तो ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। तो भाई जब हर जगह अगर, तो इस कंडीशन जब पोटेंशियल सरफेस की हो गई डिफिनीशन, ठीक है ना, तो इस मतलब, और इसलिए क्या होगा, जब भाई विभवांतर मतलब कांस्टेंट होगा, मतलब कभी भी ये बदलता नहीं है। इसीलिए जो है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो किया गया वर्क होता है वो भी क्या होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यही इनकी मेन डिफिनीशन थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको केवल इतना ही लर्न करना है, मतलब याद रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ज्यादा इसमें डीपली हम नहीं इंटर हो रहे, जो सिंपल तरीके से बताया दे रहे हैं।
इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस होता है जिनके प्रत्येक पॉइंट पर, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। और जब भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बदलेगा नहीं, सीधी सी बात, मतलब कि जब हमारा जो डेल वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बदलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब कि उसके थ्रू कोई कार्य किया ही नहीं जाएगा। मतलब इससे क्या निकला कि भाई वीए भी हमारा उतना ही है। भाई डेल वी मतलब क्या, वीए माइनस वी होता था, और वो हमारा जीरो आएगा। तो इस कंडीशन डेल डब्ल्यू पॉइंट की जीरो, वो भी जीरो आ जाएगा। तो डेल डब्ल्यू क्या आ गया, जीरो, मतलब कि डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इट मींस दैट कि किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, वर्क नहीं करना पड़ता है। यही जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिफिनेशन और प्रॉपर्टीज हैं। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? एक देखिए अगली प्रॉपर्टीज, बस इतनी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। समझ में आ गई बात? ये था आपका आज का टॉपिक। तो आशा करता हूँ ये आपका जो है सेकंड चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम क्या बताएंगे इसके बारे में, आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल जितने भी वो सॉल्व करवा देंगे। आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसलिए जल्दी जल्दी आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।